प्राप्य नहीं है तो हो जाती, लुप्त नहीं फिर क्यों हाला। प्राप्य नहीं है तो हो जाती, लुप्त नहीं फिर क्यों हाला। प्राप्य नहीं है तो हो जाता, लुप्त नहीं फिर क्यों प्याला। प्राप्य नहीं है तो हो जाता, लुप्त नहीं फिर क्यों प्याला। दूर न इतनी हिम्मत हारूं, दूर न इतनी हिम्मत हारूं, पास न इतनी पा जाऊं। व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरु में, मृगजल बनकर मधुशाला। व्यर्थ मुझे दौड़ाती मरु में, मृगजल बनकर मधुशाला। पिछले अंक में हमने बात की थी मृग तृष्णा की। बंजर रेगिस्तान में जो एक टेम्पटेशन सी दिखती है, कभी दूर कभी करीब, बस मिलती ही नहीं। और बात की थी आयरिस नाम की एक स्त्री की, मगर कुछ और भी स्त्रियां थी बच्चन साहब के जीवन में जिनके साथ अनुभवों के असर उनकी कविताओं में भी दिखते हैं, और कुछ स्त्रियां बच्चन साहब के जीवन में रहस्य ही रही। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंपा की। साल था 1925। बच्चन साहब के एक लंगोटिया मित्र थे, बड़े घनिष्ठ, नाम था करकल। इनके बारे में एपिसोड 4 में भी हमने बात की थी। पहले तो करकल, ये अजीब नाम आया कहाँ से? क्योंकि ये साहब कर्क राशि में पैदा हुए थे तो नाम करकल रख दिया गया। करकल और बच्चन साहब की घनिष्ठता इतनी थी कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे, सब शेयर करते थे, यहाँ तक कि दोनों के बाल भी एक जैसे थे, भंवराले, घुंघराले, छल्लेदार। दोस्ती यहाँ तक कि करकल के विवाह से पहले दोनों ने छुप छुप के कोक शास्त्र भी साथ पढ़ा। करकल का विवाह हुआ था चंपा नाम की महिला से, और जैसे जैसे गौने की तारीख करीब आई, बच्चन साहब बेचैन परेशान रहने लगे। डर था कि चंपा आकर उनके सबसे अच्छे दोस्त को ही उनसे छीन लेगी और वो अकेले रह जाएंगे। जब करकल को ये पता चला तो उन्होंने बच्चन साहब को गले लगाया और आश्वासन दिया कि जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी होगा। हम शरीर से दो हैं मगर प्राण से एक। और बच्चन साहब अब 2 की जगह 3 लोगों के एक स्वप्निल संसार की कल्पना में लग गए, जहां वो होंगे, करकल होंगे और चंपा होगी। दिलचस्प बात यह है कि करकल ने सुहागरात से पहले बेले की 2 मालाएं ली, कहा कि एक मेरी तरफ से और दूसरी तुम्हारी तरफ से चंपा के गले में डाल दूंगा। शायद हुआ भी कुछ ऐसा ही हो। बहरहाल गौना हुआ, चंपा आ गई, कुछ दिन तक फॉर्मेलिटीज चलती रही। उसके कुछ दिन बाद जब बच्चन साहब ने चंपा को पहली बार उनके स्वाभाविक या नेचुरल रूप में देखा, छत की मुंडेर पर बैठे, हल्के नीले रंग की साड़ी में, पेड़ के नीचे कुछ मुंदा कुछ खुला रूप, तो उनको नाम दे दिया वृक्षपरी। जैसे कीट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल में ड्रायड ऑफ द ट्रीज है, वृक्षपरी ही तो थी वो, पलक मारते ही उड़कर अनंत आकाश में विलीन। अब चंपा, करकल और बच्चन बाबू की खूब गहरी दोस्ती हो गई। दोनों हर खाली वक्त में साथ जमे रहते, और कई साल के बाद बच्चन साहब आश्चर्य करते हैं कि उस आधी पढ़ी लिखी लड़की में ऐसा क्या था जो उसने अपने से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे 2 जवान लड़कों को अपनी बातों में उलझा रखा था। अब यहाँ एक कहावत है, जो पांडे के 5 वेदों में वह पंडाइन की छिगुनिया में। छिगुनिया यानी सबसे छोटी वाली उंगली। तो जो शक्ति 5 वेदों में नहीं है वो पंडाइन की छोटी सी उंगली में है। या फिर रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी में पढ़ें, और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है, वही बैठ संपूर्ण सृष्टि के महामूल निस्तल में, छिगुनी पर धारे समुद्र को ऊंचा किए हुए है। इसीलिए इतिहास किसी त्रिया की कथा नहीं तब तक अंकित करता है, बैठ नहीं जाती नरतुले नर के सिंहासन पर, या जब तक मोहिनी फेंक मदनाइत नयन शरों की, किसी पुरुष को ले जग में विक्षोभ नहीं भरती है। किसी पुरुष को ले जग में विक्षोभ नहीं भरती है। और एक साधारण सी नारी तो खैर कभी साधारण होती ही नहीं, लेकिन वो किसी को भी कैसे नाच नचा सकती है, इसके बारे में रसखान का बड़ा एक सुंदर सा सवैया है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें।
नारद से सुख व्यास रहें पची, हारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यहाँ पे कृष्ण जी की बात है। भगवान का अवतार थे, इतने शक्तिशाली, फिर भी अहीर की छोरी ने थोड़ी सी छाछ पर उनको नाच नचा दिया। और जहाँ तक नारी के रहस्य की बात है, खुद बच्चन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत सी कविता लिखी है। उसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। जगत है पाने को बेताब, नारी के मन की गहरी था। जगत है पाने को बेताब, नारी के मन की गहरी था। किए थी चिंतित और बेचैन, मुझे भी कुछ दिन ऐसी चाह। मगर उसके तन का भी भेद, सका है कोई अब तक जान। मगर उसके तन का भी भेद, सका है कोई अब तक जान। मुझे है अद्भुत एक रहस्य, तुम्हारी हर मुद्रा हर वेश। मुझे है अद्भुत एक रहस्य, तुम्हारी हर मुद्रा हर वेश। फिलहाल बच्चन साहब करकल और चंपा का जो स्वप्निल संसार था, उससे शायद यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों को शिकायत होने लगी। और फिर बैलेंस मेंटेन करने के लिए किसी को तो बलि देनी होती है। पहली बलि दी करकल ने। ठंड लगने से उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद चंपा और बच्चन साहब और करीब आ गए, इतना कि जमाने को चुभने लगा। कुछ दिनों बाद चंपा की भी मृत्यु हो गई, लेकिन प्राण त्यागने से पहले वो बच्चन साहब को कह गई, मैं सब कुंड और नदियों में तुम्हारे नाम की डुबकी लगा आई हूं। तुम्हें लंबा जीना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। देखने के लिए मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तुम स्कूल जाओ, खूब पढ़ो। अचानक से वो नवयौवना चंपा जैसे माँ की उम्र की हो गई और जैसे माँ बेटे से बोल रही थी। और बस वो वृक्ष पर ही फर्र से उड़ गई। इसके बाद बच्चन साहब ने जब भी चंपा को याद किया, माँ के रूप में ही किया। मेरा नाम अरिसुदन है। हिंदी कविताओं की इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मधुशाला की और मधुशाला के आसपास के किस्से कहानियों की। और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बच्चन साहब के जीवन में कुछ महिलाओं की। चंपा का हमने जिक्र किया। अब बात करते हैं आयरिस की। समय को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जुलाई 1939 की शाम। ये बात है उन दिनों की जब बच्चन साहब टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे थे। उनका अपने दोस्त आदित्य प्रकाश जौहरी से काफ़ी मिलना जुलना था और उन्हीं के घर पे एक गपशप के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक नवयुवती से। नाम था आयरिस तालिबुद्दीन, जो किसी ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद आई हुई थी। आयरिस ने उनको पहली नज़र में ही आकर्षित किया। उसके सुनहरी बालों और नीलम से नेत्रों के बारे में पहला इंप्रेशन जो था, वो करीब 13 साल बाद एक कविता की शक्ल में आया, जब वो आयरलैंड में घूमने गए थे। कविताएं बड़ी रहस्यपूर्ण हो सकती हैं। कब की स्मृतियां जाने कब के शब्दों में कब झलक जाएं। उस कविता की पहली पंक्ति इस तरह से थी, तुम्हारे नील झील से नैन, नीर निर्झर से लहरे केश, तुम्हारे तन का रेखाकार, वही कमनीय कला में हाथ। तुम्हारे तन का रेखाकार, वही कमनीय कला में हाथ, कि जिसने रुचिर तुम्हारा देश, रचा गिरिताल माल के साथ। बड़ी सुंदर है ये कविता, किसी और अंक में पूरी सुनाऊंगा। बहरहाल बच्चन साहब आकर्षित होते रहे। मृग की आंखों ने मृग तृष्णा को देख लिया था। मृग खुद नहीं तो मृग का मन उसकी तरफ भागने लगा था और भाग्य दूर से ये सब देखकर हंस रहा था। आकर्षण शायद एक तरफा था, आयरिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। बच्चन साहब उन मुलाकातों के बारे में कहते हैं, आयरिस के निकट एक अनुभूति होती थी, जैसे एक ताजे खिले फूल के पास एक मुरझाया हुआ फूल हो। आयरिस ने यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखा था और मैं भग्न स्वप्न मुसाफिर सा खंडहरों से निकलता हुआ। ये वो दिन थे जब बच्चन साहब की पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जीवन में कुछ और संघर्ष चल रहे थे। और इन पंक्तियों में बच्चन साहब के वो भाव नजर आते हैं, जो मैं था अब कहाँ रहा हूँ, प्रेत बना निज घूम रहा हूँ, मुझको प्यार ना करो डरो। बच्चन साहब ने अपनी भावनाओं को पत्रों में व्यक्त करना शुरू किया, लेकिन आयरिस तो थी कंट्रोल फ्रीक, शायद परिवार और धर्म के बंधनों की वजह से, तो वो संयत जवाब ही देती थी।
ऐसा भी नहीं था कि प्रेमी की आंखों में जगह ना पाकर लौट जाएं, जैसे कबीर ने कहा है, भरी सराय देख के आप पथिक फिरी जाए। बच्चन जी को लगा कि आयरिस क्रिश्चियन है और उनका नॉन क्रिश्चियन होना वो समस्या है। इस चक्कर में बच्चन जी एक वक्त पर अपना धर्म परिवर्तन करने तक को तैयार हो गए थे। तू जिसे लेने चला था भूल कर अस्तित्व अपना, तू जिसे लेने चला था भूल कर अपनत्व अपना। धर्म परिवर्तन की बात से उनके पिता को भी सदमा लगा था। खैर, आयरिस ने दूरी बनाए रखी और एक वक्त आने पर बच्चन जी ने भी उम्मीद छोड़ दी। आयरिस ये कहती गई, फिर भी मैं तुम्हारी कविताओं को समझना चाहूंगी, हिंदी सीख रही हूं और हम अच्छे मित्र बने रहेंगे। शायद इसी को शास्त्रों में फ्रेंड जोन करना कहा गया है। मिले न पर ललचा ललचा क्यों आकुल करती है हाला, मिले न पर तरसा तरसा कर क्यों तड़पाता है प्याला। मिले न पर तरसा तरसा कर क्यों तड़पाता है प्याला। हाय नियत की विषम लेखनी मस्तक पर यह खोद गई, दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला। हाय नियति की विषम लेखनी मस्तक पर यह खोद गई, दूर रहेगी मधु की धारा पास रहेगी मधुशाला। मृग तृष्णाएं या माया अपना मोहजाल इतनी आसानी से कहाँ तोड़ने देती हैं। मृग तृष्णा किसी से दूर जाती है, किसी के पास आती है, मगर पास रहकर भी दूर, शायद इसीलिए और बेचैन करने वाली। आयरिस के साथ भी शायद ऐसा ही था। उसका प्रेम जल की धारा नहीं, केवल मृग तृष्णा, मृग भ्रम ही रहा। मगर प्रेमी जो अपनी आवाज की प्रतिध्वनि का इंतजार कर रहा हो, उसका क्या कीजिए। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। मगर ये तो होना नहीं था। ये मनुहारी बेकार ही थी, क्योंकि आयरिस तो उनके लिए बनी ही नहीं थी। और जब उनकी प्रतिध्वनि ही तुम्हारे बोल से आती नहीं है, तो मुझे यह जान लेना चाहिए था हो रही गलती कहीं है। तो मुझे ये जान लेना चाहिए था हो रही गलती कहीं है। घाटियां आवाज पर आवाज देती और गलियां मौन रहती, चल अभागे मन कहीं अब और मैं तुझको रमाऊं। चल अभागे मन कहीं अब और मैं तुझको रमाऊं। और कुछ सालों बाद बच्चन साहब का मन कहीं और रमा भी। वो कैसे हुआ, वो भी एक दिलचस्प किस्सा है। किसी और अंक में उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। अपना फीडबैक और अपने विचार अवश्य देते रहें। कोई भी कमी लगती है तो पक्का बताएं। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां जी चाहे। सबके लिंक यहीं पॉडकास्ट के नोट्स में हैं। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, चाय कॉफी पीते रहें और सुरक्षित रहें।